You all are welcome at my channel, Sarda's Education. I am Aarti Yadav. Today I am telling about the 12th class biology first chapter, reproduction in organism according to the NCERT. In this chapter, we will discuss about the reproduction, what is reproduction, how it is proceed, and what type of the reproduction, how to explain the types of the reproduction. Now start. फर्स्ट पॉइंट है लाइफ स्पैन. व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन डिफरेंट होती है. एक भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन दूसरे ऑर्गेनिज्म से सेम नहीं होती है. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन वैसे होती क्या है? लाइफ स्पैन इज द टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का टाइम पीरियड जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइफ स्पैन रिप्रेजेंट करता है. जो लाइफ स्पैन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की आर नॉट नेसेसरी. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि को रिलेट विद देयर साइज, कि किसी का साइज बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग लाइफ स्पैन भी बड़ी होगी. ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है. जैसे क्रो है, क्रो बहुत छोटा होता है, एलिफेंट बहुत बड़ा होता है. तो हम ये नहीं बोल सकते कि क्रो की लाइफ स्पैन छोटी होती है और एलिफेंट की लाइफ स्पैन बहुत बड़ी होती है, बिकॉज ऑफ द लाइफ स्पैन एलिफेंट इज लार्ज इन साइज. जो एलिफेंट है बड़ा है साइज में, ऐसा नहीं हो सकता. जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनकी लाइफ स्पैन होती है सबकी फिक्स्ड होती है और अलग अलग ही होती है, किसी की भी सेम नहीं होती है. अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ पिक्चर्स, कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं जिनके लाइफ स्पैन हमें फाइंड आउट करने हैं. तो उनको देखते हैं. यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं जिनकी लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेशन बतानी है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट डाउन की हुई है. एलिफेंट की दी हुई है 60 to 90 ईयर्स तक एलिफेंट की लाइफ स्पैन हो सकती है. जो रोज का एग्जाम्पल है उसकी 5 to 7 ईयर्स. डॉग की 20 to 30. बटरफ्लाई, क्रो, इनका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है. बनाना ट्री 25 ईयर्स तक. काउ दी हुई है 20 to 25 ईयर्स तक. पैरेट, क्रोकोडाइल, इनकी लाइफ स्पैन ऑलरेडी है यहाँ पे, तो आप देख लेना. हॉर्स की कितनी होती है? 60 ईयर्स होती है. उसके बाद आता है फ्रूट फ्लाई. फ्रूट फ्लाई की 30 डेज होती है और जो मे फ्लाई होती है वो 1 डे की होती है. उससे नेक्स्ट आता है राइस प्लांट. राइस प्लांट की 3 to 4 मंथ्स है. टोर्टवाइस सबसे ज्यादा है यहाँ पे, मतलब इन केस ऑफ एनिमल्स 100 to 150 ईयर्स तक हो सकती है. और उससे नेक्स्ट आता है बनियन ट्री 200 ईयर्स तक हो सकती है. तो ये अप्रोक्सीमेशन है, ऐसा नहीं है कि ये सारी जो लाइफ स्पैन्स है वो फिक्स्ड है. यहाँ पे वो फिक्स्ड नहीं है, अप्रोक्सीमेशन लगाया हुआ है. यहाँ पे एनसीईआरटी में इन सभी के ये एनिमल्स दिए हुए हैं और प्लांट्स भी है, ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, उनकी लाइफ स्पैन हमें बतानी थी. अभी देखा सबकी लाइफ स्पैन. अब उससे नेक्स्ट आता है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. व्हाट इज ए रिप्रोडक्शन? लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ लिया, अब रिप्रोडक्शन के टर्न है. रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, यानी एक नए बच्चे को बोल सकते हैं, ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, सिमिलर टू इटसेल्फ, और अपने जैसा ही सेम. ऐसा नहीं है कि काऊ के बफेलो का बच्चा हो जाए या न्यू जनरेशन आ जाए और या रिवर्स भी हो जाए, ऐसा नहीं होता है. या हमसे कोई और आ जाए, ऐसा नहीं होता है ह्यूमन बीइंग से. तो जो पेरेंट होते हैं उन्हीं के सिमिलर उनकी यंग वंस आते हैं. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फर्क डिफरेंट हो सकती है, सेम सारी नहीं होती है. तो जो रिप्रोडक्शन है वो नेसेसरी प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में
फॉर न्यू जनरेशन लाने के लिए ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये कंटिन्यूटी बनाती रहती है इन्वायरमेंट के अंदर। अदरवाइज पेरेंट ही रह जाए, नई जनरेशन ना आए, तो वो भी इन्वायरमेंट डिसबैलेंस हो जाएगा, या न्यू जनरेशन ही आती रहे और जो ओल्ड पेरेंट हो चुके हैं वो उनकी डेथ ना हो तो भी इन्वायरमेंट डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उसके लिए अब आगे देखते हैं जो रिप्रोडक्शन है, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें जो हमारा एटमॉस्फेयर है, बहुत ही डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ के ऊपर। तो सबका जो रिप्रोडक्शन करने का तरीका है सबका अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता है। तो ऑर्गेनिज्म, 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब मेल और फीमेल होते हैं, तो 2 पेरेंट है। तो हमें ये देखना है कि पार्टिसिपेशन के हिसाब से, के बेस के ऊपर, कि कौन सी टाइप में 2 टाइप्स है यहाँ पे रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये 2 टाइप किसके हिसाब से डिवाइड की गई है? पार्टिसिपेशन के हिसाब से, कि पेरेंट या 1 ऑर्गेनिज्म या 2 ऑर्गेनिज्म कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके बेस के ऊपर ये 2 टाइप की गई है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर ए से वैसे डिनोट हो रहा है सिंगल, कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल के अंदर 2 पेरेंट्स, बट ऐसा है, ये कंडीशन है कि अपोजिट सेक्स होना चाहिए, सेम सेक्स के नहीं होने चाहिए, कि मेल मेल हो जाए या फीमेल फीमेल, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों ही नेसेसरी है। जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोटिस्टा या मोनेरा वगैरह, उन सब के अंदर एग्जैक्टली कॉपी अपने पेरेंट की हो जाती है। तो वो अपने नए यंग वंस को एग्जैक्टली न्यू जनरेशन ला सकते हैं। इससे आगे देखते हैं, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सिंगल सेल्ड में, वो एग्जैक्टली कॉपी देता है। जो सेल डिवीजन आती है इनके अंदर, कि जो सेल डिवीजन होती है सिंगल सेल्ड के अंदर, वो इटसेल्फ है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, की जो रिप्रोडक्शन का मोड है, सेल डिवीजन होगी तो ही न्यू जनरेशन आएगी। जब सेल डिवीजन ही नहीं हुआ तो न्यू जनरेशन कैसे आएगी? फंजाई के केस में जो स्पेशल रिप्रोडक्टिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसका क्या नाम है? जूस्पोर्स। उसको क्या बोलते हैं? जूस्पोर्स बोलते हैं। उसके बाद आता है कोनेडिया। कोनेडिया के अंदर क्या होता है? पेनिसिलियम स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। बर्ड्स किसके अंदर होता है? हाइड्रा के अंदर होता है। और गैम्यूल्स किनके अंदर? जो गैम्यूल्स है वो किनके अंदर होता है? स्पंजीज के अंदर। तो ये रिप्रोडक्टिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, और ये एग्जाम्पल, ये ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। इसके थ्रू न्यू जनरेशन बनती है, ये रिप्रोड्यूस होती है। तो मैं आपको डायग्राम से दिखा देती हूँ। इसमें जो दिखाया हुआ है ये जूस पोर्स है क्लैडोमोनास के अंदर, कि इसके अंदर जो जूस पोर के थ्रू न्यू जनरेशन आती है। ये केस है कोनिडिया का पेनिसिलियम के अंदर, कि ये कोनिडिया बन जाते हैं, इनसे न्यू जनरेशन आ जाती है, ये रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। उसके बाद आता है हाइड्रा। हाइड्रा के केस में बर्ड, ये बर्ड निकल जाता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और जब ये कुछ समय तक तो बॉडी से अटैच होता है, जब मैच्योरिटी आ जाती है तो बॉडी से अलग हो जाता है, पेरेंट बॉडी से अलग होने के बाद न्यू जनरेशन देता है। ये गैम्यूल्स हैं। स्पंज के केस में ये गैम्यूल्स बन जाते हैं जो न्यू जनरेशन रिप्रोड्यूस करते हैं। आगे देखते हैं। यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिज्म के केस में जो सेल डिवीजन होती है, यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कि बर्डिंग इन यीस्ट। जो यीस्ट का केस होता है उसके अंदर जो न्यू जनरेशन आता है, पेरेंट टू जो डॉटर सेल बनती है वो थ्रू द बर्डिंग जो प्रोसेस होता है ये सेक्सुअल के, उसके थ्रू होता है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं पेरेंट सेल है, ये यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गए, यहाँ पे भी डिवाइड हो गए, और यहाँ पे ये बिल्कुल डिवाइड होकर अटैच रहती है जब तक मैच्योरिटी ना गेन कर ले। जब मैच्योरिटी गेन कर लेती है तो ये उससे अलग हो जाती है, फिर ये अलग पेरेंट की तरह की बिहेव करती है, ये अलग पेरेंट की तरह बिहेव करती है, तो इससे न्यू जनरेशन आती है। नेक्स्ट केस है बाइनरी फीजन इन अमीबा या पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम के केस में बाइनरी फीजन से न्यू जनरेशन आती है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है, उसके थ्रू होता है। तो आप लोग स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इरेगुलर होता है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे थोड़ा और स्टार्ट हो गई, कि जैसे रेडी हो जाती है डिवीजन होने के लिए। ये इसके केस में ये यहाँ से फिर ये जो पेरेंट बॉडी है वो अलग हो जाती है और 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 डॉटर सेल है, जो पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गई पेरेंट सेल। तो ये किसका केस है? अमीबा का केस में। अमीबा के केस में किसके थ्रू होता है? बाइनरी फीजन के थ्रू होता है। अब इसके बाद आता है कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है
ये तो ऑर्गेनिज्म की बात थी। अब प्लांट्स के केस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, यानी वेजिटेटिव की फॉर्म में होता है। ये मेथड का नाम है वेजिटेटिव। तो जो वेजिटेटिव अलग अलग प्लांट्स हैं उनके अंदर अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल। तो जो यूनिट होती है उनको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और जो ये स्ट्रक्चर है इनको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो जैसे इसमें रनर है, राइजोम है, स्कर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है और बल्ब है। ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स दिए हुए हैं। ये किस किस में होते हैं अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम की हेल्प से आपको बताती हूँ कि ये किस किस के केस में होता है और कैसे आगे प्रोसीड करता है। और आपको ये हमेशा याद रखना है कि इनके केस ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिज्म के केस में वन पेरेंट की नीड होती है, इनके केस में भी ऐसे ही होता है। दोनों पेरेंट की नीड नहीं होती है क्योंकि ये भी एसेक्सुअल का ही मेथड है। तो इसमें फर्स्ट केस दिया हुआ है पटेटो का। पटेटो के अंदर जो आलू का केस होता है आपने देखा होगा, कुछ दिनों के बाद छोटा छोटा ग्रीन ग्रीन कुछ निकल आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पोटैटो का केस दिया हुआ है आइज, और इन आइज से क्या होता है? न्यू जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स है, बर्ड्स से न्यू जनरेशन आती है, ध्यान दिया। आगे आता है राइजोम ऑफ जिंजर। जिंजर के केस में, अदरक के केस में जो ये रूट्स निकल जाती है इनको एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। और इन रूट्स, नोट्स और बर्ड्स ये निकल जाती है, इनकी हेल्प से क्या आता है? न्यू जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट केस है अगेव का। ये बुलबिल दिखाया हुआ है, बुलबिल। इस बुलबिल की हेल्प से क्या होता है? न्यू जनरेशन स्टार्ट होती है। और जो ब्रायोफाइलम है, ये ब्रायोफाइलम की लीफ दिखाई हुई है। इस लीफ के ऊपर क्या होता है? नोचीज निकल आते हैं और ये नोचीज से क्या होता है? न्यू जनरेशन आती है। ये लास्ट केस है, इसमें वाटर हाइकिंथ दिखाया हुआ है कि वाटर के केस में जो ये ऑर्गेनिज्म है छोटा वाला, कि ये वाटर बॉडीज है, ये वाटर बॉडीज क्या करती है का, इसके अंदर ये ऑफसेट है, ये स्टार्ट लाइक है और ये न्यू जनरेशन रिप्रोड्यूस करती है। तो ये क्या करता है वाटर हाइकिंथ? ये आपने सुना होगा, या बंगाल टाइगर, ये क्या है कि सारी ऑक्सीजन को अपनी साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, और जो फिशीज वगैरह है उनकी डेथ हो जाती है। तो ये वैसे भी हार्मफुल होता है, बट एग्जिस्ट करता है तो करता ही है। अब हम आज की वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो आप लोगों को कुछ समझ आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस अपडेट मिलते रहे। और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आज के लिए इतना ही काफी। थैंक्स।